Friends, welcome to your channel Jubilant Classes, and now you are studying biology with Amit Yadav sir. Okay students, आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पर स्किप करते हैं और जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा आज की क्लास में वो होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहा बच्चों? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये थ्योरी कब दी, किसने दी और इस थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थ्योरी हमें क्या आइडियाज देती है। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये किसने दी थी। देन इट वाज गिवन बाय, ये दी थी इंडिपेंडेंटली बाय सूटन एंड बोरी। सूटन एंड बोरी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, बट प्रोपोज्ड दिस थ्योरी बट इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली इन्होंने काम किया था। और वो जो काम था सूटन एंड बोरी का किस पर था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो जीन्स की तरह ही है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोमल बिहेवियर इज similar to that of genes। ठीक है, क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो कैसा है? जीन्स की तरह ही है। और उन्होंने क्या बताया कि जो क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है वो भी जीन्स की तरह ही होता है। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने क्या दिया कि they stated that chromosomal behavior is similar to the genes। ठीक है, similar to genes हम कह सकते हैं यहाँ parallel to genes। क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल पैरेलल होता है जीन्स की तरह। and used the chromosome movement to explain the laws of Mendel, स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान दीजिए, हम यहाँ नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो स्किप ना करें, हर एक पॉइंट पर हमारा नीट का क्वेश्चन होगा। देखिए, सूटन एंड बोरी ने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज्ड किया। तो एक क्वेश्चन तो यही है कि सूटन एंड बोरी ने क्या काम किया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। कब? 1902 के अंदर दिया। और उन्होंने ना अपना अपना अलग अलग काम किया, तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने ये बात किया। अब क्या उन्होंने बताया? दे स्टेटेड दैट क्रोमोसोमल थ्योरी इज पैरेलल और सिमिलर टू द जीन्स एंड द मूवमेंट इज आल्सो सिमिलर टू द जीन्स। ये सब काम किया उन्होंने किसके लिए? फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ मेंडल। अब उन्होंने ऐसे क्या क्या पॉइंट्स इस थ्योरी में बताए थे, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या उन्होंने पॉइंट डिस्कस किए थे, तो हम बोल देंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं। और क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी फैक्टर। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हैं, क्या बताया कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस में।
और न्यूक्लियस के थ्रू ही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो हेरिडिटरी फैक्टर्स आर कैरिड इन न्यूक्लियस। हेरिडिटरी फैक्टर्स आर कैरिड इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमने बताया कि मेंडल ने कुछ एलील्स बताए थे, वैसे ही क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो सेकंड मैंने अभी बताया कि जो जीन्स हैं वैसे ही तो क्रोमोसोम बिहेवियर करते हैं। तो मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर्स, लेकिन उसी को हम क्या कहते हैं, जीन्स और एलील्स भी, जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो मेंडेलियन एलील्स हैं वो भी पेयर में होती हैं, क्रोमोसोम भी कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। ठीक है, लाइक मेंडेलियन alleles, chromosomes also found in pair. Chromosomes also found in pair means alleles भी पेयर कंडीशन में रहती हैं और क्रोमोसोम्स है वो भी पेयर कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं जैसे स्पर्म और एग, उस दौरान जो क्रोमोसोम्स के जो पेयर कंडीशन में जो थे क्रोमोसोम्स या जीन्स, वो सेपरेट हो जाती हैं। तो हम क्या बताएंगे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन में लाइक स्पर्म और एग, जो ये क्रोमोसोम अभी मैंने क्या बताया पेयर में थे, वो कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मींस यहां 2 सेट में थे और यहां कैसे रहेंगे, एक सेट में है। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मींस गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन देयर। ठीक है, क्या बताएंगे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हैप्लॉइड या सिंगल सेट, ऐसे कर लीजिए, सिंगल set of chromosome remain there। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहां पर एक बार देखिए, नजर डालिए, कोई भी सेल है वो डिप्लॉइड है। ठीक है, फिर उसमें म्योसिस होता है, फास्ट होता है और वो हैप्लॉइड हो जाती है। फिर उसके अंदर यहां बनाते चलो, म्योसिस होता है, म्योसिस फर्स्ट हुआ, फिर जो है हैप्लॉइड सेल्स बन गई हैं। नाउ दिस अगेन अंडरगो म्योसिस सेकंड, और क्या बनाते हैं वो, हैप्लॉइड गैमेट्स ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जो 2 सेट्स में क्रोमोसोम थे, तो इस समय इसको कहा था हमने डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये गैमेट्स बने हैं, इस दौरान बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया बच्चों, हाफ हो गया। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया भाई, हाफ हो गया है। तो ये कैसी कंडीशन आ गई भाई हमारे पास में, हैप्लॉइड कंडीशन आ गई है। पॉइंट क्लियर। नाउ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज देयर कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो डिवीजन होता है वो कौन सा है, वो होता है मियोसिस। कौन सा होता है, मियोसिस। अब देखिए ये गैमेट्स हैं, इनमें क्या है, हैप्लॉइड सेट है, लेकिन आपको पता है स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, जायगोट, और फिर जायगोट अगेन क्या होता है, डिप्लॉइड। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या बताया था हमने, स्पर्म और एग, एज यू नो अभी अभी हमने बताया था क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन में, लेकिन फिर क्या हो जाते हैं, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन होने से क्या बनेगा, जायगोट। तो जायगोट में फिर डिप्लॉइड सेट आया, क्योंकि इधर से n इधर से n, दैट इज 2n, तो ये क्या हो गया, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। कौन सी कंडीशन आ गई, डिप्लॉइड कंडीशन आ गई। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम थे पहले देखो क्या थे, वो पेयर में थे, या जीन्स भी कैसे थी, वो पेयर में थी, फिर क्या हो गई, वो सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद में स्पर्म और एग की हम बात करें अलग अलग की, दोबारा से वो क्या हो गई, यूनाइट हो गई, रीयूनाइट।
दोबारा से क्या हो गई, फ्यूजअप हो गए, एंड री एस्टेब्लिशेस द डिप्लॉयड कंडीशन, री एस्टेब्लिशेस द डिप्लॉयड कंडीशन। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा। देखिए जायगोट बना उस समय, दोबारा से रिकम्बाइन हो गए, ठीक। अब जो दो एलील्स होती हैं एक ही जीन पेयर, वो अगर लोकेटेड होती हैं होमोलोगस साइट पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, तो वो लीनियर ऑर्डर में होती हैं। ठीक है, क्या बोला, टू एलील्स। ठीक है, टू एलील्स, एलील्स क्या बताते हैं हम कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन, तो ऑफ ए जीन पेयर, क्या बताया, टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर इफ आर located on homologous site of homologous chromosomes homologous site of homologous chromosomes, बट वो कैसे रहेंगी, इन लीनियर ऑर्डर, कैसे रहेंगी वो, लीनियर ऑर्डर में ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या थे, टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच काइंड। अगर हम सोमेटिक सेल की बात करें, इन सोमेटिक सेल टू सेट्स ऑफ, या सेट को छोड़िए आप कर लीजिए क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच काइंड, काइंड मीन टू से प्रकार का। ठीक है, तो क्या हुआ, टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच काइंड, किसकी बात कर रहे हैं, इन ए सोमेटिक सेल, एक सोमेटिक सेल में अगर दो क्रोमोसोम हैं, सेम ही टाइप के क्रोमोसोम हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिप्लॉयड सेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोमेटिक सेल होती है वो कैसी होती है बच्चों, डिप्लॉयड सेल, और जर्म सेल होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉयड। जैसे ये क्या है, हमारे पास एक जर्म सेल है, ठीक है, जो कैसी है, फिलहाल हैप्लॉयड कंडीशन में है। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम मेंडल की बात करें, तो ये जो हमने बताया कि भी क्रोमोसोम पेयर में थे, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, क्रोमोसोम कैसे थे सर, पेयर में थे, फिर वो सेपरेट हो गए, क्या हो गए वो, सेपरेट्स। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली, सेपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड रीयूनाइट्स, कहां पर, इन जायगोट कंडीशन में। तो ये जो लॉ है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस प्रकार से ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कर रहा है और सेग्रीगेशन को भी फॉलो कर रहा है। देखिए इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जब सेपरेट होते हैं तो ऑलवेज जो स्पर्म या एग हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में, प्योर कंडीशन में, इसलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब हम एक बार कंपेयर करते हैं जीन्स का और क्रोमोसोम का बिहेवियर। क्या कंपेयर करते हैं, जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर। ठीक है, तो हम करते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि हमने अभी अभी स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया कि जीन्स हैं वो पेयर में रहती हैं और क्रोमोसोम वो भी पेयर में रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दे अकर्स इन पेयर कंडीशन और इन पेयर। ठीक है, सेम एज यूजुअल अकर्स इन पेयर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड,
हमने क्या बताया था कि जीन्स और जो क्रोमोसोम हैं वो सेग्रीगेट होते हैं एट द गैमेट फॉर्मेशन, एंड क्या बताया था, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, सेग्रीगेट्स, ठीक है, जो जीन्स पेयर में थी वो सेग्रीगेट होती हैं, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जीन पेयर में थी वो क्या होती हैं, सेग्रीगेट सच इन सच ए वे दैट ओनली वन सेट would be there in the gametes, only one of each pair, only one of each pair, जो पेयर था उनमें से एक पेयर, वन इन द पेयर is transmitted to the gamete, is transmitted to gamete। सेम गैमेट बनते हैं उस समय ये ट्रांसमिट होते हैं तो पेयर में से एक ही जाती है। ठीक है, इसमें भी सेम, ये जो हमने पॉइंट बताया सेम फॉलो यहां होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट पेयर थे वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या बताया, इंडिपेंडेंट पेयर segregates independent of each other, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करते हैं। सेम यहां पर भी वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, वन पेयर सेग्रीगेट्स independent of one another। ओके, तो ये था अपना टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने स्टडी किया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस तरह से बिहेवियर करते हैं। उनका हमने कंपैरिजन भी देखा कि क्रोमोसोम किस प्रकार से एक जीन के साथ पैरेललिज्म शो करते हैं, पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हमारा, तो बात कर रहे थे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। देखिए नीट के क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ पर, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ध्यान दें और स्किप भी ना करें वीडियो को। देखिए क्या बताया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। पहले लिंकेज की बात बाद में करते हैं, रिकॉम्बिनेशन की बात बाद में करते हैं। पहले ये करते हैं कि लिंकेज क्या और किसने और कब और किस पर काम करके दिया। ठीक है, तो देखिए एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था T.H. मॉर्गन। क्या बताया बच्चों, T.H. मॉर्गन। ओके कमांडोज, T.H. मॉर्गन साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए ऑन ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला पर बहुत सारे क्या किए, मैनी मोर्स डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। क्या किए, बहुत सारे ड्रोसोफिला पर डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए। क्यों किए, टू स्टडी, क्या स्टडी करने के लिए। देखिए ड्रोसोफिला पर डाइहाइब्रिड क्रॉस किए किसने, T.H. मॉर्गन ने किए। किसके लिए किए, टू स्टडी दैट द जीन्स दैट आर सेक्स लिंक्ड, वो कैसे बिहेवियर करती हैं, टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स, इनका जो बिहेवियर है वो स्टडी करने के लिए बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस करवाए ड्रोसोफिला पर। किसने, मॉर्गन ने। और एक इन्होंने रिजल्ट निकाला, कॉन्सिक्वेंस निकाला क्या। ठीक है, और उन्होंने क्या कॉन्सिक्वेंस निकाला,
ठीक है। और क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो ही ऑब्जर्व व्हाट, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दो जो जीन्स होती हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में वो सेम क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होती है। क्या ऑब्जर्व किया कि जीन्स जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो टू जीन्स इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो जीन हम लेते हैं वो कहां होती हैं, आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ऑन द सेम क्रोमोसोम पर ही वो दो जीन्स हैं, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो वो कहां प्रेजेंट होती हैं भाई, सेम क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होती हैं। तो उस समय जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो इन जीन्स का प्रोपोर्शन क्या होता है, मेरी बात समझ गए, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बताएंगे कि द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ये इनका रिजल्ट आया था, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन proportion of parental gene combination in the progeny, बेटा स्किप ना करें, ठीक है। ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये चार्ट की हेल्प से आपको समझाते हैं अभी, और लिंकेज क्या है वो भी देखते हैं। देखिए द जीन कॉम्बिनेशन इन द प्रोजनी, ठीक है, कौन सी जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा रहेंगे, देखो प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मतलब पेरेंट के कैरेक्टर क्या आएंगे इसमें ज्यादा आएंगे और रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या आएंगे कम, ठीक है। तो क्या होता पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस इन द प्रोजनी मच हायर, पेरेंटल टाइप क्या है ज्यादा देन रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि पेरेंटल टाइप gene combinations are much higher than, ठीक है, पेरेंटल टाइप जीन कॉम्बिनेशंस आर मच हायर देन रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या होते हैं कम और पेरेंटल टाइप क्या है भाई ज्यादा है, ठीक है। ये किसने ऑब्जर्व किया, टीएच मॉर्गन ने, और वो कैसे किया वो अभी देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है, अभी देखते हैं। चलो कॉम्बिनेशन से पहले देखते हैं कि उसने, अभी देखते हैं कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही चूज क्यों किया और लिंकेज क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि पेरेंटल टाइप कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप कम आ रहे हैं, पेरेंटल टाइप ज्यादा आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वो सब हम देखते हैं, ठीक है। तो टीएच मॉर्गन ने अभी हमने बताया किस पर काम किया था, ड्रोसोफिला पर बोला हमने। ड्रोसोफिला का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ये भी नीट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका नेम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। मेक इट अंडरलाइन बिकॉज इट इज साइंटिफिक नेम। और ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, इसको कॉमनली हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है व्हाई डिड टीएच मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है। फिर हम बोल देंगे कि रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला, कि भाई टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट क्यों किया, ठीक है। कुछ सिंपल से पॉइंट थे। देखिए ड्रोसोफिला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इजीली ग्रो हो सकता है सिंथेटिक मीडियम पर इन द लेबोरेटरी। तो हम बताएंगे इट कैन इजीली ग्रो, इट कैन ग्रो इजीली ऑन
सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, लैब के अंदर सिंथेटिक मीडियम है उसके ऊपर इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है। अब बात ये आती है बेटा, उन्होंने ये सिंथेटिक मीडियम क्या यूज किया था, तो इन्होंने यूज किया था बनाना का पाउडर। क्या यूज किया था? बनाना पाउडर। ओके, इसके ऊपर इजीली ये ग्रो हो सकता है, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या होता है? शॉर्ट। तो हम बोलेंगे शॉर्ट लाइफ स्पैन। और कितना है इसका? 2 वीक्स। ये जो क्वेश्चन हमने बताया है ये आपका फर्स्ट चैप्टर में भी इंक्लूड है, और ये क्वेश्चन जनरली आप लोगों से पूछा हुआ भी है नीट एग्जाम में पुराने टाइम में ये क्वेश्चन। और ये जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाला, फ्रूट फ्लाई वाला, ठीक है, और सिंथेटिक मीडियम हमने बताया था बनाना। इसके ऊपर सभी पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए अगली हम बात करते हैं कि भाई एक तो क्या था, इजीली ग्रो हो सकता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन था, और एक बार अगर मेटिंग करवाते हैं तो बहुत सारे प्रोजनी प्रोड्यूस करता है। तो हम बताएंगे ओनली सिंगल मेटिंग, सिंगल मेटिंग अगर एक बार हम मेटिंग करवा देते हैं कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी। अगर एक बार सिंगल मेटिंग करवा देंगे तो बहुत सारे नंबर में, लार्ज नंबर में जो है ना इनकी प्रोजनी प्रोड्यूस होगी। तो जनसंख्या इनकी जो है, पॉपुलेशन जो है थोड़े ही समय में इंक्रीज हो जाती है, और हम इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक और भी खास क्या है कि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, ठीक है। देयर इज बिल्कुल क्लियर डिफरेंस in sex, means that is male and female, means male and female। हम यहां मेल और फीमेल में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल जो है ना वो थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है, और उसके एब्डोमेन के पास में क्या होता है, ओविपोजिटर होता है, ओविपोजिटर। तो यहां हम सेक्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली कि मेल और फीमेल में, फीमेल क्या होती है कि इसके पास में क्या होता है, ओविपोजिटर, और यहां पर से इसकी जो साइज है वो भी थोड़ी सी क्या होती है, ब्रॉड टाइप की होती है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वेरिएशंस भी इसमें क्या आती हैं, बहुत सारे टाइप के आते हैं। तो इट हैज मैनी टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, मैनी टाइप, या फिर आप कह सकते हैं मैनी टाइप ऑफ वेरिएशंस, ऐसे ही कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मैनी टाइप ऑफ वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस कौन सी हम बात कर रहे हैं, हेरिडिटरी वेरिएशंस, हेरिडिटरी वेरिएशंस की हम बात करते हैं, ठीक है। मेन टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस यहां पर होती हैं जब हमने स्टडी किया सीन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और वो माइक्रोस्कोप कौन सा था, व्हेन सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और या हाई पावर माइक्रोस्कोप यहां बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं यहां पर, और सिंपल लिख लीजिए हम माइक्रोस्कोप। हम यहां स्टडी करते हैं जब नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंडर भी हम स्टडी करते हैं तो यहां वेरिएशंस हमें इजीली दिख जाती हैं। चलिए ये थे कुछ रीजंस कि भाई टीएच मॉर्गन ने इसको क्यों चूज किया, ड्रोसोफिला को। अब हम चलते हैं इस पॉइंट पर, लिंकेज क्या थी और रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो देखिए लिंकेज क्या है, पहले ये देखिए बेटा, अब लिंकेज क्या है। देखिए कि हमने बात की क्रोमोसोम के ऊपर, मान लीजिए क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ए और बी जीन है, सी और डी है, ठीक है।
अब जब गैमेट बनते हैं तो हमने क्या बताया था कि गैमेट बनते हैं उस समय जीन्स सेपरेट होती हैं, कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन्स गेट सेपरेटेड। लेकिन आज किसी कारण से वो जीन्स सेपरेट नहीं हो पाई हैं और नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे के साथ ही ट्रांसफर हो गई। क्या बताया, जीन्स यहां पर फेल हो गई हैं सेपरेट होने के लिए एंड इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर। क्या समझे, कि एक दूसरे के साथ ही चली जाती हैं विदाउट सेपरेशन। तो हम बताएंगे कि लिंकेज क्या है सर, इट इज द फिनोमिना, ठीक है, इन विच genes present in pair fails to separate or to segregate but inherited or transferred to next generation without सेपरेशन। मीन्स बिना सेपरेट हुए ही वो जीन है नेक्स्ट जनरेशन में चली गई है। इट मीन्स वो एक दूसरे के साथ में चिपकी हुई है, इट मीन्स वो लिंक्ड है। दोबारा से सुनिए, ठीक, नॉर्मली क्या होता है कि पेयर में मान लीजिए जीन है, एक पेयर है, मीन्स यहां दो हैं, ए कर लेते हैं एक बार, एक समझने के लिए ए और बी कर लेते हैं। पेयर में थी, ऐसे कर ली, एक सेकंड ऐसे कर लीजिए आप, पेयर में थी, गैमेट बनते हैं तो ये सेपरेट हो जाती हैं और फिर ये आपको पता है कि ये फादर्स से हम बात करें, मान लीजिए स्पर्म की बात करें, ठीक है, तो इधर से क्या आता है, आप यहाँ बी मान लीजिए मदर से, तो ये भी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। हमने यही तो पढ़ा था। और यहाँ क्या होंगी, दोनों ये एग की हम बात करें तो दोनों यहाँ रिकम्बाइन होती हैं नॉर्मल केस में, यहाँ नॉर्मल की बात करें और दोनों में क्या हो जाता है, ये रिकम्बिनेशन हो जाता है। ऐसा हम स्टडी करते हैं नॉर्मली। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये जीन्स फेल हो गई और सेपरेट नहीं हो पाई, तो ये गैमेट बने, तो गैमेट्स में भी ये कैसे रही, गैमेट्स में भी ये पेयर कंडीशन में ही रही, ठीक है, गैमेट में भी कैसे रही है, पेयर कंडीशन में, और पेयर कंडीशन में ही ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुई, जैसे यहां पर, ठीक है। तो यहां क्या बताया हमने, यहां जो रिकम्बिनेशन बताया है, ये दोनों का मिक्सर बताया, ये मिक्सर यहां नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं तुम लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि जो जीन्स थी वो पेयर में थी, वो सेपरेट होती है, नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। लेकिन लिंकेज में क्या होता है, जो जीन्स पेयर में हैं, गैमेट बनते हैं, उस समय सेपरेट नहीं होती हैं और विदाउट सेपरेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, विदाउट सेपरेशन नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर होती हैं। और जीन्स का जो ये ग्रुप है जो सेपरेट नहीं हुआ है, इसको हम कहते हैं लिंक्ड ग्रुप, और जो जीन्स हैं उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, और जो ये ग्रुप है इन जीन्स का, इसको बोलते हैं बच्चों लिंक्ड ग्रुप। दोबारा से सुनिए कि लिंकेज क्या है, लिंकेज वो फिनोमेना है जब जीन्स फेल हो जाती हैं सेपरेट होने के लिए ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जनरली क्या होता है, जीन्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट यहां क्या हुआ लिंकेज में, नाउ द जीन्स आर फेल टू सेपरेट एंड इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर विदाउट सेपरेशन, एक दूसरे के साथ ही चिपक कर चली जाती हैं। इट मीन जो पेरेंट के करैक्टर थे वो यूं के यूं चले गए हैं, सेपरेट नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो जीन्स का वह पेयर जो सेपरेट नहीं हो पाया है, लिंक्ड है, उसको कहते हैं लिंक्ड ग्रुप, और जो जीन्स हैं उसको कहते हैं लिंक्ड जीन्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज लिंकेज, ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज लिंकेज। अब देखिए लिंकेज किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, लिंकेज किस पर डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन क्या, देखिए एक तो डिस्टेंस पर, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स और जीन पेयर,
जो जीन का जो पेयर होता है उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब देखिए अगर इनके बीच में डिस्टेंस, एक बात समझिए, अगर डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, लिंकेज ज्यादा होगा। जैसे कि ए और बी हम मान ले, ये दो जीन्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए ये एक कंप्लीट ले लेते हैं बी और सी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये हम 10 मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर मॉर्गन मान लीजिए। क्योंकि देखिए एक और बात, लिंकेज के लिए जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, नॉर्मली जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम एक्चुअल लाइफ में, वो होती है सेंटीमीटर में। क्या होती है वो, सेंटीमीटर में। लेकिन जब हम मॉर्गन की बात करेंगे, लिंकेज की बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है, ये मेजर की जाती है सेंटी मॉर्गन में। यहां बताएंगे डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है, सेंटी मॉर्गन में मेजर की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने 3 जीन्स को कंसीडर किया स्टूडेंट्स, ए, बी और सी। ए और सी के बीच की डिस्टेंस है, हमने मान लिया 10 सेंटी मॉर्गन। सीएम मींस सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटी मॉर्गन। ठीक है, और यहां इन दोनों की डिस्टेंस अगर हम मान लें तो हमने मान ली कितनी, यहां मान लीजिए आप 6 मान लीजिए, और यहां मान लीजिए 4 सेंटी मॉर्गन। तो जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो क्या होगा, ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में, और हम बोलते हैं कि ए और सी के बीच में। स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि क्लास आप स्किप ना करें, ये भी नीट का क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एज ए न्यूमेरिकल। देखिए ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है सर, 6 है। बी और सी के बीच में सर 4 है, लेकिन ए और सी के बीच में 10 है। तो सबसे ज्यादा यहां अगर हम बात करें लिंकेज की, तो ज्यादा लिंक्ड जीन्स कौन सी है, बी एंड सी। तो यहां हम बताएंगे लिंकेज जो है क्या है, यहां पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग। और ए और बी में क्या है, इसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक है, और ए और सी के बीच में तो और भी वीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं डिस्टेंस वाइज, तो हम बताएंगे ए बी, बी सी और ए सी, इनके बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं तो ए बी से ज्यादा डिस्टेंस लिंकेज कहां है, बी सी में, तो हम लगाएंगे एरो यू। ठीक है, और अगर हम बात करें बी सी, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी तो हो गया है। अब हम बात करते हैं बी सी और ए सी, ए सी एंड बी सी। तो बी सी में ही क्या है, लिंकेज अब की बार भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी डिस्टेंस कम लिंकेज उतनी ज्यादा। ठीक है, इट मींस लिंकेज डिपेंड्स अपॉन, और किस पर, डिस्टेंस पर। ठीक है, इट मींस यू कैन से लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस लिंकेज उतनी ही कम। क्या बताया, अगर ज्यादा डिस्टेंस आएगी लिंकेज क्या आएगी, कम। ठीक, और हम उसको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज और स्ट्रॉन्ग लिंकेज। ठीक है, तो वीक लिंकेज और स्ट्रॉन्ग लिंकेज, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जिस में डिस्टेंस कम है वहां बताएंगे कंप्लीट लिंकेज और स्ट्रॉन्ग लिंकेज, और डिस्टेंस ज्यादा है वहां क्या बताएंगे, वीक। तो इट मींस आप ये फॉर्मूला माइंड कर लीजिए, और क्या है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मींस डिस्टेंस बढ़ रही है तो लिंकेज कम, लिंकेज वहां ज्यादा होगी जहां पर डिस्टेंस कम होगी। अब हम बात करते हैं कि इनका रिकॉम्बिनेशन जीन्स का। अब देखिए आपको पता है कि जिनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर सकते हैं। तो हम यहां एक वर्ड यूज करेंगे, रिकम्बिनेशन। देखिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टुअर्ट। क्या नाम था, स्टुअर्ट। बेटा एक साइंटिस्ट था, क्या बताया मैंने, स्टुअर्ट, जो टीएच मॉर्गन का ही स्टूडेंट था, स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन का ही क्या था, एक ये स्टूडेंट था। और इसने क्या किया, जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स थे उनका लीनियर ऑर्डर में अरेंजमेंट था, उस लीनियर ऑर्डर के जो अरेंजमेंट को इन्होंने क्रोमोसोम मैप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखिए अभी हमने बताया कि जो स्टूडेंट है टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट था, और इसने दिया था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी।
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैंने अभी अभी आप लोगों से बात की थी कि रिकॉम्बिनेशन क्या है, दो जीन्स आपस में यूनाइट होती हैं जैसे कि जाइगोट में होता है, वो रिकॉम्बिनेशन होता है और ये डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या बताया, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती है उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, रिकॉम्बिनेशन होगा और लिंकेज क्या होगा, कम होगा। तो इन्होंने जो क्रोमोसोम्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे ड्रोसोफिला में, तब क्या बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज हैं। इसने क्या बताया, क्रोमोसोम्स इन लीनियर ऑर्डर आर इन लीनियर ऑर्डर। क्रोमोसोम किस ऑर्डर में है भाई, लीनियर ऑर्डर में है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको मेजर किया एंड मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड प्रीपेयर्ड ए क्रोमोसोम मैप, एंड प्रीपेयर्ड ए क्रोमोसोम मैप। पॉइंट समझ में आया, क्या प्रिपेयर किया इन्होंने, एक क्रोमोसोम का मैप बनाया जिसके ऊपर, इस मैप में क्रोमोसोम्स का जो लीनियर अरेंजमेंट है वो इन्होंने एडजस्ट किया, ठीक है, अलोंग विद द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, अलोंग द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। तो इन्होंने क्या किया कि जो क्रोमोसोम थे उनके ऊपर जीन्स का जो पोजीशन है उनको क्रोमोसोम मैप के ऊपर चित्रित किया, ठीक है। और किस आधार पर किया, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। पॉइंट समझ में आया कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमने अभी अभी बताया क्या होती है, कि जितना रेट होता है रिकॉम्बिनेशन का वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, और रिकॉम्बिनेशन और डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और उन्होंने जो क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट होता है लीनियर ऑर्डर में, उनकी डिस्टेंस को मेजर करते हुए उनका क्रोमोसोम का मैप बनाया और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की पोजीशन होती है वो भी मेंशन की। तो इन सभी चीजों को और किस आधार पर उन्होंने मेंशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जेनेटिक मैपिंग। क्या कहा, जेनेटिक मैपिंग और जीन मैपिंग, जेनेटिक मैप और जेनेटिक मैपिंग, ठीक है। क्या कहा, जेनेटिक मैप्स। तो स्टूडेंट्स यहां आप लोग के पास में नीट के लिए क्वेश्चन है कि भाई जेनेटिक मैप क्या होता है। तो जेनेटिक मैप क्या होता है, जेनेटिक मैप ये है, पूरा दोबारा से देखिए, स्टेटमेंट था, उन्होंने जेनेटिक मैप दिया। कैसे दिया, उन्होंने क्रोमोसोम्स का जो लीनियर ऑर्डर है ड्रोसोफिला में उसको मेजर किया, जीन्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर किया और उनका जो क्रोमोसोम मैप बनाया अलोंग विद द पोजीशन ऑफ द जीन्स, एंड पूरा जो ये उन्होंने एक मैप बनाया, इसको कहते हैं जेनेटिक मैप और जीन मैपिंग, ठीक है। क्या है, जीन मैपिंग। तो ये था अपने पास में बिग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है और स्टूडेंट ने क्या काम किया था। एक बहुत ही जबरदस्त और भी क्वेश्चन है जीन मैपिंग के ऊपर और जेनेटिक मैप के ऊपर। और बेटा ये आप एनसीईआरटी में देखें, इस टॉपिक के लास्ट एंड की लाइन है इस टॉपिक की, और जनरली जब वो क्वेश्चन होता है तो हम किसी दूसरे चैप्टर में जाकर के उसको सर्च आउट करते हैं। तो क्वेश्चन यहां है, आंसर यहां है, लेकिन उस टॉपिक जो है उसका वो नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो हम लोग भी वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर का, इस टॉपिक की लास्ट लाइन है, वो आप लोग एनसीईआरटी में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और वो नीट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि जेनेटिक मैप क्या होता है। वो जेनेटिक मैप हमने बताया कि क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट, जीन्स का अरेंजमेंट अलोंग विद द पोजीशन ऑन द जीन्स, जिसको हमने क्या कहा था, क्रोमोसोम मैप, और इसको हम जेनेटिक मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जेनेटिक मैप भी। लेकिन क्वेश्चन ये था कि भाई जेनेटिक मैप या जीन मैपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट,
ठीक है, इज, ये नीट का क्वेश्चन मैं स्टार लगा देता हूं, इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब बात ये आती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये छोटे से शब्दों में मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन है, उसके डीएनए पर जितनी भी जीन्स होती हैं उनका जो सीक्वेंस में जो अरेंजमेंट है उसको सीक्वेंस करने को ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का छोटा सा कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या है कि जीन्स का या फिर कहें कि बेस पेयर होते हैं उनका जो सीक्वेंस है, तो हम बोलेंगे सीक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम। जीनोम मीन्स आप डीएनए कह सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग को हम क्या बोल देंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही कहते हैं। उसी के अंदर ही हम ये सारा काम करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, या ह्यूमन की सीक्वेंसिंग करेंगे डीएनए की, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या चूज करते हैं, वो जेनेटिक मैप चूज करते हैं। जेनेटिक मैप की हेल्प से हम ये स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त नीट का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की अपनी क्लास ऑन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। एक और क्वेश्चन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, जीन्स आर लिंक्ड फिजिकली। जीन्स आर लिंक्ड फिजिकली, यहां पर फिजिकली लिंक्ड होती हैं, ठीक है। एक और पॉइंट भी है हमारे पास कि इन्होंने ना 2 क्रॉस किए थे, ठीक है। क्या क्रॉस किए थे, 2 क्रॉसेस किए थे, क्रॉस फर्स्ट और क्रॉस सेकंड के नाम से आप लोग थोड़ा सा उसको मेंटर कर लेंगे, क्रॉस फर्स्ट और क्रॉस सेकंड, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि जब क्वेश्चन हमारा बनता है तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस फर्स्ट और अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेकंड हम यूज करते हैं। देखिए जो क्रोमोसोम यहाँ पेयर कंडीशन में थे वो सेपरेट होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आप एनसीईआरटी में इस डायग्राम को स्टडी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम किसके लिए कर रहे हैं, आपको पता ही है, हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होगा कि जो पेरेंट क्रॉस फर्स्ट में पेरेंटल टाइप ज्यादा रहते हैं। क्या बताया मैंने, क्रॉस फर्स्ट में पेरेंटल टाइप जो प्रोजनी है, जो F1 जनरेशन की अगर हम बात करें तो पेरेंटल टाइप क्या रहती है, ज्यादा रहती है। और पेरेंटल टाइप कितनी हम यहां बताएंगे, आपका नीट का क्वेश्चन है 98.7% रहती है। और जो बच गया, ठीक है, पेरेंटल टाइप क्या हो गया 98.7, और बच गया वो क्या होता है, रिकम्बिनेंट टाइप। तो रिकम्बिनेंट टाइप यहां कितना बताएंगे हम, जितना बच गया, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट टाइप में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कितना 1.3%। तो रिकम्बिनेंट टाइप कितना हो गया 1.3%। लेकिन अब देखिए इसमें हम जो ये रेशियो बता रहे हैं, ये किसका रेशियो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हम F2 जनरेशन का। ध्यान दें, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी हम बताएंगे कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो हम कहां निकालते हैं, F2 जनरेशन में। तो यहां पर भी हम किसकी बात करें, F2 जनरेशन की ही बात कर रहे हैं। यहां पर भी हम किसकी बात करेंगे, F2 जनरेशन की ही बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दी डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब हम ये सेकंड क्रॉस करवाते हैं तो पेरेंटल टाइप कितने हो जाते हैं, यहां पर पेरेंटल टाइप 62.8% रह जाते हैं। और रिकम्बिनेंट टाइप की हम बात करें तो बच गए वो, अब देखिए कितने बच गए यहां पर, ठीक है, 37.2%, 37.2% यहां बच गए। तो देखिए रिकम्बिनेंट टाइप यहां क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि रिकम्बिनेंट टाइप ज्यादा किस में आते हैं, क्रॉस सेकंड में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा यहां पर कि भाई पेरेंटल टाइप है वो कम हुए हैं, लेकिन यूं नहीं कहेंगे कि इससे ही कम हो गए, क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर तो रहेंगे ही। तो हम ये बताएंगे कि रिकम्बिनेंट कैरेक्टर है वो उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम बताएंगे कि रिकम्बिनेंट कैरेक्टर के चांसेस हैं वो इसके अंदर मोर हो जाते हैं क्रॉस सेकंड में। अब देखिए इस चीज को हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन की हेल्प से स्टडी करते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा कि भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है एज यूजुअल, उसका रेशियो क्या होता है, बताइए। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस
का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या होता है? देखिए हम पढ़ चुके हैं 9:3, 3:1। एग्री हैं इस बात से कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है? 9:3:1 होता है नॉर्मल की बात करें। लेकिन आज कॉम्बिनेशन की वजह से और लिंकेज की वजह से ये क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट था उसकी वजह से जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाता है? चेंज। तो ये बताएंगे कि लिंकेज deviates the phenotypic ratio of dihybrid cross in F2 generation। F2 जनरेशन के अंदर डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसका रेशियो 9:3 नहीं आएगा अगर वहां लिंकेज है। ठीक है, 9:3 नहीं आएगा। दोबारा से सुनिए, नॉर्मल केस में डाइहाइब्रिड क्रॉस उसका रेशियो 9:3 होता है, लेकिन ड्यू टू लिंकेज जीन सेपरेट नहीं हो पाती इंडिपेंडेंटली और ये रेशियो है ये डेविएट हो जाता है, मींस चेंज हो जाता है, मींस यहां पर अल्टरेशंस हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी अपनी क्लास on the topic linkage and recombination with your favorite teacher अमित यादव। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ में कंटिन्यू रह सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।